ठीक है, कल जो 3 मेथड किए थे उसमें सिर्फ इतना एडिशन है कि ये ए कह दी। हाँ स्पेशल कह दी है ये, स्पेशल स्कूल। चलो छोड़, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनो, अगर हम सिर्फ एवरेज प्राइस लेंगे तो कुछ नहीं, जितनी प्राइस से चीजें खरीदी गई है ना, ठीक है, उन सब को डिवाइड कर लेंगे। और यहां ध्यान से देखो बेटा कि 55 को 2 बार लिया है और डिवाइड बाय 5 किया है, तो ये आ गई एवरेज प्राइस। और बस जितनी यूनिट्स बची हैं क्लोजिंग में उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 53.4 से, और 53,400 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, खत्म। इतना ही है सिंपल एवरेज, इतना ज्यादा सिंपल है, इसका नाम ही सिंपल एवरेज है तो क्या। ठीक है, अब ये बताओ कि ऐसा तो नहीं कि कल का सब भूल गए, आज का बिल्कुल नया लग रहा है, अच्छा ये क्या है, ये कौन है, मैं कहाँ हूँ, ये सब तो नहीं लग रहा। वेटेड एवरेज आ गया था ये तुम लोगों का 50, 370। चिंता मत करो, मुझे पता है भूल गए हो आधा, अरे ऐसे नहीं, ठीक है ना, पूरा याद है। ठीक है, कौन, हाँ, नहीं ये अच्छा रहता है, ये रख सकते हैं, जवाब जवाब दे देता है, मतलब पढ़ाई वाले जवाब, जवाब तो तू भी दे देता है। लेकिन पढ़ाई वाले मतलब, है ना, ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं, पहले थोड़े से दूसरे मेथड्स जो हैं वो मैं करवा देता हूँ, फिर सबकी एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जाके घर में सारे लोग, सारे जो पढ़ चुके हैं वे भी कल वाला लेक्चर कृपया दोबारा से देख लें, ठीक है ना। चलो, तो क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा इस वाले चैप्टर में, बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन, समझ में आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक जो अपन लोग दिखाते हैं ना बैलेंस शीट में, उसको कितनी वैल्यू पे दिखाना है, यही मकसद है, यही पता करना। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां से एक्चुअली में मेन चालू है कि अपन लोग कैसे वैल्यूएशन करेंगे। वो तो एक पर्टिकुलर फ्रेम्ड तरीका था कि जितने आए तो जितने गए वो माइनस कर लो, वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, जो भी अपन लोगों ने किया ना वो मुश्किल रहता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर जैसे मान लो मारुति कार है, कितने पार्ट्स लगते हैं उसमें, बहुत सारे मारेंगे तुमको दूर से, नाला है, ठीक है, ठीक है, 5,000 लगभग, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली जो भी अपन लोगों ने कल किया ना, वैसे 5,000 टेबल बनाने पड़ेंगे, यानी हर एक इन्वेंट्री आइटम के लिए सेपरेट बनता है वो, टोटल नहीं बन सकता। तो फिर आप समझो कि कितना हेक्टिक हो गया, इसलिए अपन लोग हर एक इन्वेंट्री आइटम के लिए अलग अलग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये वाली बात समझे कि नहीं समझे, पहले तो ये बताओ, है ना। इसीलिए वो प्रैक्टिकल नहीं होता उतना, वैसा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हाँ करती हैं एंटिटीज, समझ में आ रहा है, पूरा परपेचुअल रिकॉर्ड जो है वो रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या तरीके होते हैं, तो वो कहलाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जिसमें कि आपको पता है कि आपने कितने में खरीदा इन्वेंट्री आइटम और आप उसको उतने पे वैल्यू कर लो। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड थोड़े प्रैक्टिकल है, एक्चुअल एंटिटी ऐसे ही चलती है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि मैक्सिमम एंटिटीज क्लोजिंग स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करती हैं, एंड में 31 मार्च को गिन के कि कितनी इन्वेंट्री है, और फिर उसकी वैल्यू करके क्या कर लेते हैं, बैलेंस शीट में लिख देते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देते हैं, है ना। हेलो, ये क्लियर है, ठीक है, जिससे हमारा भी प्रॉफिट आ जाता है और बैलेंस शीट की पोजीशन आ जाती है सही, ठीक है। अब
गोल बाजार गए हो कभी? गोल बाजार गए? गोल बाजार में एक अपना बाजार करके है ना, कितने लोग नहीं गए हैं? अपना बाजार किसी ने देखा है? जो जहाँ प्लास्टिक वाली चीजें मिलती हैं ऐसे किसी, हाँ हाँ, विशाल मेगा मार्ट टाइप। ठीक है, देखो विशाल मेगा मार्ट का एग्जांपल मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो उसने सॉफ्टवेयर लगा रखा है, उसके पास हर एक इन्वेंट्री आइटम का रिकॉर्ड है। मैं एक लोकल शॉप बता रहा हूँ जो प्लास्टिक का बहुत सारा सामान फैला करके रखे हुए हैं, समझ में रहा है? अब उसको भी तो अपना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना पड़ता होगा। जैसे कि एक नॉर्मल किराना दुकान वाले को भी सोच लो तुम, कितने सारे आइटम होते हैं। ठीक है, अगर वो सब चीजों का प्रॉपर वैसे रिकॉर्ड रखे तो क्या होगा, मतलब या तो उसको एक कॉस्ट अकाउंटेंट रखना पड़ेगा अलग से कॉस्टिंग के लिए, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? या तो फिर मतलब नहीं रखे रिकॉर्ड, तो उसका तीसरा रास्ता जो है वो होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में। रिटेलर के लिए यूज होता है ये वाला, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ये जो मेथड है एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, जिसका कहना क्या है कि भाई तुमने कितने खरीदे, इसमें से कितने हट गए, जो बचे वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू मुझे पता है क्योंकि मैंने कितने में खरीदे, हर एक आइटम की इन्वेंट्री वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, अब यहां सोचो एक ट्रक माल आया जो प्लास्टिक की चीजें नहीं बेचते, बर्तन, कंघी, मग्घा, बाल्टी, कुछ भी है, मतलब ऐसी 50 चीजें। अब आप समझो कि हर आइटम का तो ऐसे रिकॉर्ड नहीं रखते वो लोग, तो जेनरिक टोटलिटी में रख लेते हैं। तो अब जब और खरीदते जाते हैं बेचते जाते हैं, खरीदते जाते हैं बेचते जाते हैं, हर बार का रिकॉर्ड भी रखना बहुत मुश्किल है। तो एंड में बचा तो गेन करके उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो उसका तरीका जो निकाला गया है वो ये कि भाई ऐसे शॉप्स में जनरली क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन उनका फिक्स रहता है। अरे समझ कि मान लो कि मार्जिन उन्होंने कितना निकाल लिया, 25% या 30% या 50%, जो भी है, बहुत सारा हो सकता है, उससे मतलब नहीं है कितना मार्जिन है, समझ में आ रहा है? मतलब प्रैक्टिकली कितना है। लेकिन अरे यार इधर सुनो, नहीं तो, और मैंने सुना है कि तू इकोनॉमिक्स में सोता रहता है, क्यों नहीं? मैंने तो नाम नहीं लिया, तू ही बोला। ठीक है, हाँ ना समझ? ठीक है, हाँ ठीक है, तो ध्यान से, ध्यान आ रहा है? ठीक है, हाँ सुनो ध्यान से। तो फिर क्या होता है, हम लोग जितने भी आइटम रहते हैं ना क्लोजिंग डेट में, हमको उसकी कॉस्ट नहीं पता। देखो एक चीज सुनना ध्यान से, क्या लगता है तुम्हें कॉस्ट क्या होती है? क्या कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, हम लोग के लिए कॉस्ट क्या होती है? हम लोग नॉर्मली वो कंज्यूमर है ना, तो हमको लगता है कि भाई ये खरीदा 8,000 का तो ये 8,000 का ही है। वैसे ये 8.5 का था, ठीक है, लेकिन ये 8 की कॉस्ट है, ऐसा नहीं होता। जो नॉर्मली शॉपकीपर या वो सब होता है उन लोग कॉस्टिंग ऐसे नहीं लगाते, एक एक पीस तो नहीं लाएंगे, समझ रहे? और ये तो खैर चलो थोड़ा बड़ा आइटम है, मान लो कि पेन वेन है, तो वो बल्क से लेकर के आते हैं और बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं। तो जब वो लेकर के आते हैं तो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो टैक्स वैक्स है, एंट्री टैक्स वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है, वो सारा का सारा उसमें एलोकेट होता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हम लोग हर ट्रांजेक्शन में कभी भी प्रॉफिट नहीं निकालते। आप कभी भी ये मत समझना कि ये पेन अगर दुकानदार को 4 रुपए का पड़ रहा है तो वो 10 रुपए का क्यों बेच रहा है, क्योंकि वो 4 रुपए उसकी बेसिक परचेज प्राइस है। लेकिन भाई उसका बहुत सारा ऐसा खर्चा हो रहा है डायरेक्ट वाला, लाने ले जाने का, जिसके कारण अगर पर यूनिट निकालो तो हो सकता है कि इसकी 5-5.5 रुपए कॉस्ट है। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और इसीलिए मुश्किल है, समझ में आ रहा है? इसलिए मुश्किल होता है एक बहुत फैले हुए प्रोडक्ट लाइन वाली एंटिटी को कॉस्टिंग का पता लगाना। तो उनका ये होता है कि भैया जैसे ये मैंने 10 रुपए का, तो उनको ये पता है कि इन जनरल हमारा मार्जिन क्या बैठता है, ठीक है? तो वो सीधे सीधे सेलिंग प्राइस में, मतलब उनको जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने में बेचते हैं वो पता है, वो निकालते हैं और उसमें मार्जिन माइनस कर देते कि भाई 25% घटा तो वही मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। ये कोई बहुत ऑथेंटिक तरीका नहीं है,
पर ऐसे बिजनेस के लिए यही एकमात्र तरीका सबसे फीजिबल होता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा फिर बेहतर तरीका यही होता है। अदरवाइज तो कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं रहेगा। आप इंडिविजुअली पता लगाने लग जाओ तो जितना उसका मार्जिन है उतना तो वो सीए लोग खा जाएंगे। आ रहा है समझ? हेलो, क्या ये क्लियर है? तो बस इसका एक प्रैक्टिकल करना है हमको। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका हर एक क्वेश्चन अब से जो मैं करवाने वाला हूं, इसका हर क्वेश्चन अलग अलग अटेम्प्ट में आ चुका है। समझ आ रहा है? यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, मॉड्यूल की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। ये क्लियर हुई बात? ठीक है, लेकिन सेम 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 रहता है पर डिफरेंट रहता है। आ रहा है समझ? डिफरेंट कैसे रहता है? एक लाइन चेंज कर देते हैं कोई भी। जैसे सेलिंग प्राइस दिया तो कॉस्ट प्राइस दे देते, टैक्स दिया तो टैक्स उड़ा दिया। मतलब आपको कैलकुलेशन पूरा फ्रेश करना पड़ेगा। आंसर याद करके लिख नहीं सकते, प्रोसेस याद रख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है? चलो इसे पढ़ो जरा, क्या लिखा है? एक्स वाई और जेड क्या कर रहे हैं ये लोग? रिटेल बिजनेस, है ना? अच्छा देखो ध्यान से समझना, एग्जाम में कैसे पहचानोगे? अभी तो क्या है कि अपन लोग बात ही इसकी कर रहे थे, तो मतलब इसे क्या क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, समझ में आ रहा है? तो ये तो अभी आइडेंटिफाई करना तो ईजी है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो किसी भी मेथड का हो सकता है ना, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे पहचानेंगे अपन। ठीक है, तो कैसे होगा ये? एक्स वाई जेड जो है रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है 31 मार्च 2022। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है ये? ठीक है, अब गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। तो अकाउंट से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा इंग्लिश, क्या मतलब है इस बात का? हम्म, टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। अबे माइनस प्लस नहीं पूछ रहा हूं मैं, सेंटेंस इसका मीनिंग पूछ रहा हूँ। ये जो लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस का मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट टू का मतलब सब्सट्रैक्शन लगा लिया क्या? नहीं मीनिंग बताओ ना। हाँ हाँ, लगाना है उसमें लगेगा, लगा नहीं। क्या? वही कैसे? बिल्कुल ही अलग हो गया ना। वो कह रहा है कि इंक्लूड नहीं है, तो मूल्य इंक्लूडेड है, लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है? कि अभी इट इज टू बी अप्लाइड। क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा इस पे? डिस्काउंट और टैक्स। हम कौन है? परचेजर है कि सेलर है? सोच लो आराम से, कल तक बता देना। नालायकों है, कौन है अपन? परचेजर। अरे समझ, ठीक है ना? तो ये जो 1575 है, ये क्या है? बेसिक प्राइस। टैक्स क्या होगा इसमें? परचेजर हो तुम? नहीं नालायक, टैक्स माइनस होगा कि टैक्स नहीं देता मैं, बिल मत देना मुझे, अपना बिजनेस लगा रहा नालायक से। ठीक है, टैक्स कभी माइनस होता है? टैक्स तो कभी वैसे भी माइनस नहीं होता। तो टैक्स ऐड ही हो, लेकिन डिस्काउंट का क्या होगा? माइनस होगा। हाँ, परचेजर है अपन, डिस्काउंट इसमें क्या होगा? तो अपन पहले इसमें टैक्स ऐड करते फिर डिस्काउंट देते, या पहले डिस्काउंट देते फिर टैक्स? पहले डिस्काउंट वाले कितने लोग हैं और पहले टैक्स वाले कितने लोग? यहाँ मेजोरिटी से वैसे चलता नहीं है, लॉजिक पे ही चलता है, क्योंकि तुम लोग तो कोरस में भी ऐसे ऐसे जवाब दे चुके हो।
देखो सुनो, टैक्स उस प्राइस पे लगता है जो एक्चुअली में मेन होती है। अरे समझ लो, तो मेन प्राइस 1575 नहीं है, इसमें डिस्काउंट काटोगे फिर आएगी मेन प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट 3% है, तो पहले 3% घटाएंगे इसमें, नहीं आया समझ में, और फिर अपन लोग टैक्स लगाएंगे। तो इसकी परचेज प्राइस निकाल लो जरा, कितनी आ रही है। क्या बोले, क्या बोले? तो कॉस्ट कितनी है? 1575,500। कैलकुलेटर में करो, -3% प्लस 11%, कितना है? 1696। ठीक है ना? 16 लाख है तो राउंड अप कर दिया। अब 1-1 रुपए का 16 लाख में 1-1 रुपए का क्या है? ठीक है, ठीक है, ये परचेज कॉस्ट है। अब देखो, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। देखो क्या पता लगाना है इस क्वेश्चन में हम लोगों को? बाय डिफॉल्ट समझो, हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी हमको किस चीज का पता लगाना है? हमको पता लगाना है, ध्यान से सुनो, हमको पता लगाना है क्लोजिंग इन्वेंट्री का। नालायक है, पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं रहता तुम लोग को। बहुत सारे, कभी किसी को देखो दूसरे दूसरे नाटक करने लगते हैं, दूसरे को देखो पहले नाटक करने लगते हैं। टफ है ये, मैं करा दूंगा ना पूरा सॉल्व, फिर भी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक। अरे वो कैलकुलेटर चला रही थी, मुझे लगा मोबाइल चला रही, कुछ अलग अलग एक्सप्रेशन दी क्या? ठीक, हाँ, उनका समझ कैसे है? हाँ चलो सुनो, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता लगाना। क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता ऐसे लगाना है, इस क्वेश्चन का जो फ्लो है बेसिकली, अगर आप आइटम पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि भैया पूरे साल में इसने कितना खरीदा है, ठीक है ना, और वो डिस्काउंट डिस्काउंट तो ठीक है ना, उसके अलावा क्या है? अरे कौन बात कर रहा है ये नालायक? तू बात कर रही है? उठा के पटक देंगे, उल्टा लटका देंगे यहाँ छत से। ठीक है, ध्यान सुनो इधर, ठीक है? तो कितने के गुड्स खरीदे? अरे यार पूछ नहीं रहा हूं मैं, फ्लो बता रहा हूँ, इसलिए तो बोलते सुना करो ना, मतलब बताने अरे भाई पॉज ज्यादा लेता हूँ बस में, ठीक है? सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में हमको पता लगाना है क्लोजिंग इन्वेंटरी, ठीक है ना? कैसे? तो हमको ये दिया है कि साल भर में कितना खरीदा, और जो बेचा दिया हुआ है ना वो सेल प्राइस पे दिया, तो सेल प्राइस तो माइनस करनी, देखिए माइनस में स्टॉक आ जाएगा। 10 रुपए की चीज खरीदी, 12 रुपए में बेची, तो 12 थोड़ी माइनस कर दोगे, है ना? क्लियर है? तो तुमको वो जो बेचा उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, है? ठीक है, उससे क्या आएगा फिर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर मैं माइनस कर दूं किसमें से? टोटल जितने थे मेरे पास, टोटल अवेलेबल गुड्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। पर हम लोग तो एक पर्टिकुलर मेथड पढ़ रहे थे ना, क्या बताया था इस मेथड के लिए मैंने? कि प्रॉफिट माइनस कर देते हैं किसमें से? सेल अमाउंट ऑफ गुड्स, उसके सेलिंग अमाउंट में से गुड्स का सेलिंग प्राइस हो। जो बचे गुड्स हैं यानी क्लोजिंग स्टॉक, एक वो गुड्स है जो बिक गए, उनसे क्या लेना देना। जो बचे वो सेलिंग प्राइस पे नहीं, हम किस पे दिखाते हैं अपनी इन्वेंट्री में? कॉस्ट प्राइस पे, पर वो दिए हुए हैं इसमें कहां पर? देखो सेलिंग प्राइस पे।
इसकी कॉस्ट प्राइस पता लगानी, इसकी कॉस्ट प्राइस पता लगानी है तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट मार्जिन। हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैसे पता लगेगा? मतलब ठीक है, देखो ध्यान से समझो, मैं तुमको पहले क्वेश्चन का फ्लो बता देता हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे निकालनी है, उसके लिए मुझे मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे निकालनी है कॉस्ट पे। क्वेश्चन मुझे दे रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री सेल्स प्राइस पे, ठीक। तो अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री से, क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू दी है उसमें से प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट। यही मेरा आंसर है और ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मतलब मुझे इसका पता लगाना है। अब प्रॉफिट मार्जिन के लिए मेरे को डेटा क्या दिया हुआ है? मुझे पूरा सेल्स का डेटा दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का डेटा दिया हुआ है सेल प्राइस पे, और मुझे परचेजेस का डेटा दिया हुआ है जो कि कॉस्ट पे। ये पूरी सेल प्राइस है और ये पूरी कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। याद रखना ये प्रॉफिट मैंने अर्न नहीं किया है क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा बिका नहीं है। इस प्रॉफिट को अगर मैं इस पूरे सेल वैल्यू के से डिवाइड करूं, इंटू 100 करूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। और ये प्रॉफिट परसेंटेज अगर मेरा आ गया तो मैं आसानी से फिर यहां पर कॉस्ट, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो सेल वैल्यू उसमें से माइनस करके क्या निकाल लूंगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो फ्लो यही चलेगा। अब प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि सेल पे दिया हुआ है कि कॉस्ट पे दिया हुआ है, ये सब भी नाटक रहते हैं ना। अभी तो अपन लोग निकाल लेंगे इसको, तो पहले ये फ्लो नोट कर लो और मुझे बताओ इसमें कोई समस्या तो नहीं। आंसर तो बाद में निकालेंगे अपन लोग, पहले एक क्वेश्चन ही समझ लो। समझ में आ रहा है? अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं लिखवा पा रहा हूँ, ये तो मैंने लेकिन बता दिया है, ये रिकॉर्ड हो गया, इसको तुमको देखना पड़ेगा बात, समझे? लेक्चर देख लेंगे। हाँ बेटा, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस या रिटेलर मेथड, ये पहला मेथड है क्योंकि हम ये वैल्यूएशन के मेथड हमने स्टार्ट किए। वो अलग चीज है, मतलब वो ये है कि परपेचुअल रिकॉर्ड रख रहे हो तुम, आ रहा है समझ? ठीक है, बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोल सकते हो उसको। ये है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, उसमें तुमने हर इन्वेंट्री का हिसाब रखा है नॉर्मली, जैसे कि एक कायदा कह रहा है, वो क्या है प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम लोग अब ये देख रहे हैं कि भैया एक एंटिटी में कॉस्ट इफेक्टिवली कैसे आप निकाल सकते। माइनस जो बोल रहा था वो लिख दिया ना, तो इसमें ग्रामर देखेंगे क्या है? नहीं। तो अगर तुम लोगों को फॉर्मूला लिखना है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन सेल वैल्यू इंटू 100। तो शायद माना ही था।
जूम करें कि दिख रहा है तुम्हें? तरुण तेरे को दिख रहा है? श्रेया तो फोटो खींच खींच के कर रही। अरे नहीं, जिसका चश्मा लगा है उसको अलग से पूछना पड़ता। इसकी दुकान है चश्मे की, लेकिन नंबर वाली नहीं। क्या? अच्छा, नंबर वाले चश्मे की भी खोल दी, पर तेरा तो होलसेल का है ना। तो तू रिटेल में देता है क्या? मैं वहीं से लाता हूँ, गंजीपुरा। नहीं नहीं, वो गंजीपुरा बोल रहा हूँ, वो क्या नाम है, बड़ी वो तुलाराम चौक से वहां जो ओमती में अंदर गली जाती है ना, वहां से। अरे राज बाबू की शॉप है अंदर। मुझे तो पता, मैंने 4 साल दुकान चलाई है LIC के पास। ये चश्मे लाके बेचता था, मैं रिटेलर था, मैं होलसेलर से खरीदता। हो सकते थे पापा लोग को जानता हूँ, रॉयल राज इन सब से। तो फिर नहीं जानता। 25 साल। MP वॉच पता है तेरे को? राज टॉयज वाले पता है? मनीष पता है? मैं उसको बताऊं। अरे वहीं तो है, पर्ल वॉच। क्या होता है? बेटा उनके बच्चे भी आते थे रोज भाई में। हाँ, पिछले बैच में पढ़े थे। पिटेगा तू, बता रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया। अब देखो बेटा, अब आपने परचेज वैल्यू निकाल ली। परचेज वैल्यू कितनी आई है ना? ये कितने गुड्स की परचेज वैल्यू है? सारे गुड्स की। अरे समझ, अब हमको क्या चाहिए? सारे गुड्स की सेल वैल्यू, तभी तो हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना। देखो एक चीज समझो, या तो जो सेल हुए सिर्फ उसके कॉस्ट निकाल लो तो भी प्रॉफिट पता लग जाएगा। अब लेकिन हमारे पास ऐसा बाइफरकेशन नहीं है ना, COGS अलग से तो नहीं निकाल पा रहे क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज तो दिया नहीं है। तो हम सारे गुड्स की कॉस्ट वैल्यू और सारे गुड्स की सेल वैल्यू दी हुई है, उससे हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज तो कैसे भी निकल सकता है ना, या तो सिर्फ सेल और COGS ले लो, या तो टोटल की सेल वैल्यू और टोटल की कॉस्ट वैल्यू ले लो, दोनों से निकल जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। हेलो, अगर ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो टोटल मैंने खरीदे या जो टोटल मेरे पास थे। समझ में आ रही है बात? मेरे पास अलग से इस बात का बाइफरकेशन नहीं है कितने बिके उसकी कॉस्ट क्या है। क्या ये COGS है? नहीं, ये COGS नहीं है, ये COGA है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। अरे समझ, सारे गुड्स की कॉस्ट। अब सारे गुड्स की सेल वैल्यू क्या है? तो एक तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस, यानी कि कितना हुआ? 22,45,500। अरे हाँ, प्लस 2,35। अरे थोड़ा गुचड़ गुचड़ हो गया, देखो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस, तो कितना हुआ? 22,45,500 है। और तो टोटल सेल वैल्यू क्या है? 248,0
अब मुझे ये बताओ कि क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं नोशनल, एक्चुअल अर्न प्रॉफिट नहीं है, नोशनल प्रॉफिट, कि अगर हम सारे गुड्स बेच देते तो कितना प्रॉफिट, कितना है बताओ। है क्या? क्या हमने पैकेजिंग जोड़ लिया था इसमें? तो पैकेजिंग भी जोड़ो ना। तो कॉस्ट कितनी है? $169,634 प्लस 87,500 लेस नहीं 178,3841 माइनस 248,0500 696659। क्लियर है? ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो। कैसे निकालोगे? 696656 डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू कितनी है? 248,0500 इंटू 100। परसेंटेज निकालो कितना है? 28.08%। हेलो, नहीं, परसेंटेज को राउंड ऑफ नहीं करते, ठीक है? तो बेटा ये आ गया प्रॉफिट मार्जिन। जैसे ही आ गया तो अब देखो क्लोजिंग स्टॉक था किस वैल्यू पे? सेल वैल्यू पे। कितना? 2,35,000। कैलकुलेटर पे लिखो -28.08 और परसेंट दबा दो। कितना है? हाँ, 235,000 माइनस 28.08 16,901। ये है आपका आंसर। हाँ बेटा, बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आता है राउंड ऑफ का। इसका 28.09 है बुक का, तो तुम लोग ने गलत बताया। क्या 8 के आगे 5 से ऊपर वाला नंबर का क्या? 85 था ना? हाँ, तो फिर वो 9 होगा। तो 235,000 माइनस 28.09%, 168,988.5। ये है बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब मॉड्यूल लाया तुम लोग, तो अब इसको एक बार खुद से करो पूरा। क्या क्या? काय को? तभी तो उसकी वैल्यू आई ना, परचेज प्राइस। रफ कैसे? ये सब शो करना पड़ेगा आपको। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अभी अब जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो फॉर्मेट लेस हैं, क्योंकि रेगुलर क्वेश्चंस नहीं है ना। देखो, फॉर्मेट हम लोग तब बनाते हैं नॉर्मली जब एक प्रकार के हमारे पास 8-10 क्वेश्चंस हो, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम लोगों को एक फ्रेम दे देता हूं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी सबसे पहले कैलकुलेशन करना सीखो। अभी तुम्हारे लिए आंसर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको किसी ना किसी फ्रेम में अपन लोग रख देंगे, बट स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है दोबारा। एक क्वेश्चन आएगा बस एंड में एक्सरसाइज से। क्लियर है? करो, ठीक है ना? अब एग्जाम में बेटा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन दिया है, इसमें अगर सेलिंग दे दिया तो बेटा सेलिंग कॉस्ट नहीं जुड़ती है कॉस्ट में।
तो वो कॉन्सेप्चुअल हो गया। अभी कर लो उसको, फिर मैं बताता हूँ और इश्यूज। ठीक है, क्या है, ये वाला क्वेश्चन तो सीख लो, लेकिन इसमें जब वो चेंजेस आएंगे तो उन सारे पॉसिबल चेंजेस को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना हमको। बिना देखे कर लो एक बार। बेटा तुम्हें ये अंदाजा है कि आजकल चीजें कितनी महंगी हो गई हैं? अगर पुराने से कंपेयर करो, 4-5 साल पहले अगर खरीदते रहे चीजें, अगर घर वाले तुमको कुछ ब्रेड ब्रेड लाने ऐसे देते थे पैसे तो। हम्म। हाँ मतलब महंगा तो हो ही गया ना। हाँ लेकिन मैं कहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ इस डिस्कशन से? मैं इस डिस्कशन से यहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए ये एग्जाम क्लियर करना कितना जरूरी है, क्योंकि अभी आगे तो और बढ़ेगी अभी। तो तुम जितना सोच रहे हो कि जितना कमाते हो उतने में काम नहीं चलने वाला है। इन्फ्लेशन का रेट अपन लोग अंदाजा नहीं लगा सकते ना। सरकार बुरी हुई तो फिर क्या है, भूटान भी बन सकता है। भूटान का मतलब समझ रहे हो, क्यों एग्जाम्पल लिया, टेक्निकल है ना थोड़ा। भूटान में जाकर के अगर तुम कोई होटल होटल में ठहरोगे तो यहाँ के मान लो 2,000 रुपये, तो वो वहाँ के 2 लाख के बराबर है, ऐसा कुछ है। हाँ मतलब वहाँ होटल का एक किराया 2 लाख। बेसिकली ना वैल्यू सेम रहती है, करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है। हाँ बाली और शायद वियतनाम या ऐसे भी किसी किसी जगह पर है, उनने नोट छापे हैं, पता है। क्या कहते हैं, 10-10 लाख रुपए के नोट छापे, मतलब एक नोट की वैल्यू 10 लाख। इतनी कम हो गई है करेंसी की वैल्यू। यानी आपको कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है तो पता चले कि एक हाँ सच में, मतलब मजाक की बात भी नहीं है, ये सच है। ठीक है, एक्सचेंज रेट पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने 12th में। करेंसी अगर मैनेज नहीं होती ना तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं देश के। हम्म। हाँ क्योंकि ये पैक करके वो देगा हमको, तो वो पैकिंग के खर्चे लेगा हमसे। हम यहाँ खरीदार हैं तो हमारे लिए तो डायरेक्ट खर्चा। हम जब बेचेंगे उस समय जो खर्चा करेंगे उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, वो पीएनएल में जाता है, वो ट्रेडिंग में नहीं जाता।
हम्म, कर लिए? डाउट पूछो। सॉल्यूशन देख करके कॉपी नहीं करना है आपको, याद रखना। समझ में आ रहा है? आपको समझना है कि जब बिना देखे आएगा तो कैसे। सॉल्यूशन तो करा ही दिया, अमाउंट तो याद ही है, पर आपको सोचना है कि पूरा प्रोसेस खुद से कैसे क्लिक करेगा। अगर आपने एक भी स्टेप किसी से पूछ लिया तो एक बार फिर से आपको शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिना किसी से पूछे या देखे सारे स्टेप्स एक के बाद एक खुद से क्लिक करने चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ। ये मेरी खरीद की वैल्यू होगी, पूरे साल में जो भी मैंने खरीदा उसकी परचेज कॉस्ट होगी। हाँ। हाँ, तो ये दोनों, इन दोनों को मिला करके पूरे गुड्स की सेल वैल्यू है। तो पूरे गुड्स की कॉस्ट वैल्यू आ गई, तो पूरे गुड्स की सेल वैल्यू आ गई मेरे पास। नोशनल प्रॉफिट मतलब, हाँ। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, मतलब टोटल टोटल सेल है, टोटल सेल है। नोशनल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू इनटू 100। दोनों सेल को ऐड करने के बाद टोटल सेल वैल्यू बनेगी। टोटल सेल वैल्यू माइनस टोटल परचेज वैल्यू से टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। उन दोनों की सेल वैल्यू है, तो कुल सेल वैल्यू, कुल कॉस्ट, तो कुल प्रॉफिट कितना होता है। मुझे एक्चुअली में परसेंटेज निकालना है, मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना। तो उस प्रॉफिट को मैं टोटल सेल वैल्यू से डिवाइड करके इंटू 100 करूंगा तो मुझे मार्जिन मिल जाएगा। उस मार्जिन को लगा करके मैं क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू से उसको कॉस्ट प्राइस के लिए करता है। अब क्लोजिंग स्टॉक है सेल वैल्यू पे, उसमें से प्रॉफिट है इसका हिस्सा निकाल दो। उसमें 28% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें से माइनस कर दो प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक सेल वैल्यू पे दिया हुआ है, इसका मतलब कि उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ। समझ में नहीं आए तो पूछना है बेटा, नहीं तो फेल हो जाएंगे ना अपन। तो ऐसे करेंगे तो। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट लेके घर ना जाए, यही क्लियर करके जाए। क्या? तो वो आंसर ही नहीं होता, वही तो नहीं। अगर आंसर क्वेश्चन में दिया होता तो ये सवाल होते। हाँ सचिन। सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक किया अपन ने, इससे अपने को टोटल सेल वैल्यू मिलती है। टोटल सेल वैल्यू में से अपन ने टोटल कॉस्ट माइनस करी, तो अपने पास आ गया नोशनल प्रॉफिट। मतलब बोल लो उसको ग्रॉस प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है वो। इतना प्रॉफिट है कि अगर सारा बिक जाता तो इतना प्रॉफिट होता, क्योंकि हमको तो परसेंटेज निकालना है ना। तो ये जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय ये सेल वैल्यू इनटू 100, इससे आपका आ जाएगा प्रॉफिट मार्जिन। ये 28.7 इससे। ठीक है। ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू इनटू 100।
ठीक है। हेलो, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके बताना जरा, बिना देखे। इतना सा है लेकिन बनने में दिक्कत होगी। मॉड्यूल बंद कर दे, मॉड्यूल बंद कर दे। हाँ, मॉड्यूल बंद कर दो, जिसका मॉड्यूल खुला है करो। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, आ रहा है जो इत्मीनान में निकाल। बहुत लोग गलत कर देते हैं इसको भी। मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं तो बाद में बताऊंगा। क्या 3.221? हाँ हाँ, क्या 28.09? तुमने सिर्फ सेल से डिवाइड किया ना बेटा, टोटल सेल वैल्यू से करना। देखा, सही बताया ना। क्या एग्जाम में आ चुका है, ये भी इससे पिछले वाला भी, दोनों आ चुके हैं। सोचो, कुल मिलाकर के 3 अमाउंट है बस। $40,000 कैसे, क्या किया, क्या किया, क्या बता। हम्म हम्म कैसे, टोटल सेल वैल्यू कितनी है? सही। अब इनको बता दिया तो सुन लिए थे। हाँ, पर समझ आया ना क्या कर रहे हैं अपन? सिर्फ प्रोसेस याद मत करना है ना, वो तो पूरा सही है, बट ये पता नहीं लगेगा ना अभी कि समझा है कि याद। टोटल सेल वैल्यू कितनी है? 2 लाख प्लस 50,000, और टोटल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। तो प्रॉफिट कितना है? 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख इंटू 100 करोगे तो 20%। उसके बाद 50,000 माइनस 20% करोगे तो 40,000 है। क्या क्या आ चुका है, एक्चुअल एग्जाम में आ चुका है। लेकिन उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दे दी थी और कुछ एक मेल कर दिया था, कुछ तो भी ऐसा कर दिया था। देखो ऐसे मत समझो, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कोई ना कोई तो क्वेश्चन सिंपल रहेगा ही, और ये उतना सिंपल नहीं है। किया होगा लेकिन याद थोड़ी होगा ऐसे, इस सेंस के साथ नहीं किया होगा बेटा 8-9। और 8-9 में तो पता भी नहीं होगा कि प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली क्या होता है। तो फिर अब तेरी सिचुएशन जब अलग रही ना, ऐसे भी जनरलाइज क्यों कर, और किसी के पास ये प्रिविलेज ही नहीं। नाला यार, ये तो इतना इसका जोर सी कॉम्प्लेक्स देने वाली एक्चुअली। हाँ हाँ
मना बेटा, देखो ये सेल वैल्यू अपन लोगों ने दोनों की जोड़ ली, तो 2.5 लाख सेल वैल्यू है और 2 लाख कॉस्ट है। 50,000 का क्या आ गया? प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू। टोटल सेल वैल्यू है 2.5 लाख, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 20%। अब क्लोजिंग स्टॉक में से 20% माइनस कर दोगे तो कैलकुलेटर में सिंपली 50,000 माइनस 20 और परसेंट दबा दोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो समझ नहीं आया तो फिर से बताता हूँ, पूछो। फिर से बताने के मार्जिन आने के बाद 50,000 माइनस 20%, क्योंकि वो सेल प्राइस पे है, उसमें से अपन प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो बचेगी कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक को अपन लोग कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर पे ही वैल्यू करते हैं। अच्छा मान लो मैं ये बोलूं कि ये जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसकी सेल वैल्यू जो है वो 50,000 है और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है -10%। प्रॉफिट मार्जिन -10% है, मतलब कि लॉस है 10% का। अब निकालो। हाँ अब निकालो क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्या किस वैल्यू पे दिखाएंगे? हाँ भाई ना 10% अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन -10% रहा, मतलब लॉस का परसेंटेज रहा, तो फिर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या आएगी इस क्वेश्चन में? कैसे? क्या याद क्या आ गया? गलत है। हम्म मैं नहीं बताऊंगा, तुम आंसर बताओ बस। हाँ समझे कॉन्सेप्ट? समझे मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे? अगर मान लो कि मैंने तुम्हें क्या बोला है कि ग्रॉस लॉस है 10%, मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो -10% है। अब निकालनी है तुमको किसकी वैल्यू? क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं कितने पे दिखाऊंगा, है ना? अब निकालो उसकी वैल्यू। गलत बताया ना? हाँ ये जो सेलिंग प्राइस दी है इससे -10% है ना, तो 50,000 आएगा। ये लड़का सारे ट्रिक समझ जाता है। 50,000 आएगा आंसर, क्योंकि ये है ही सेलिंग प्राइस में, जो कि ऑलरेडी कम है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इससे ऊपर होगी। कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर। और अगर मैं -10% कर रहा हूँ, उसका मतलब कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी बेचने वाली वैल्यू क्या है? कम। और ये कौन सी प्राइस पे दिया हुआ है? बेचने वाली, यानी ये ऑलरेडी क्या है? कम। कॉस्ट ज्यादा है, तो अपन बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाएंगे? 50,000, क्योंकि इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री की कॉस्ट जितनी है और अगर उसकी सेलिंग प्राइस उससे कम जा रही है तो उस पर करो। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो उस पर नहीं करेंगे। तो 55,000 तो कभी नहीं हो सकती, समझ में रहा है? और जो 55,000 है वो भी गलत निकाला था, समझ में रहा है?
क्योंकि अगर मान लो कि तुम उसकी सही तरीके से कॉस्ट निकाल भी लो, तो कॉस्ट अगर 55,000 है और सेलिंग प्राइस 50,000 है, तो किस पे वैल्यू करो? 50, विच एवर इज लोअर। नहीं समझे? इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो इसी बात पे ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। आंसर जो कमा सर पहले वाले का 30, दूसरे वाले का 29, तीसरे वाले का 70, क्या? समझे? इसमें जो हमने गलती करी थी, जब हमने अपने टाइम में करा था, तो हमने सबसे बड़ी गलती करी थी कि हमने टोटल कर लिए थे दोनों कॉलम के। कौन सा पहले लगाया था? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लेकिन तीनों दोनों को टोटल कर दिया तो आंसर गलत हो गया, वैल्यू गलत आ गई ना। इंडिविजुअल 1 बाय 1 वैल्यू करते हैं, ये भी एक रूल है। नहीं आया समझ में? हाँ आ चुका है। देखो भाई, ये 2 नंबर के है और कॉन्सेप्चुअल तो है ना, समझ में आ रहा है? अभी ये इजी दिख रहा है क्योंकि अभी डिस्कस हो गया, और गलत जाएगा तो मान लो टोटल। अभी मैं जब बता रहा हूँ ना टोटल, अब तुम लोग ने आंसर पहले सुन लिया। मान लो कि सबसे पहली बार में कोई व्यक्ति बोलता कि इसका जो टोटल है वो इतना है, और मान लो मैं इसका टोटल करके रख देता। वही बोल रहा हूँ कि एग्जाम की ट्रिक समझो ना, कि भाई किस तरीके से सीए एग्जाम टफ होता है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। अभी जो 11th 12th में भी मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन देख करके आंसर का अंदाजा लग जाता है। सीए में ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए आंसर, तभी आप उस तरफ कैलकुलेशन करने जाओगे। क्वेश्चन आपको कभी हिंट नहीं देगा, ऑटोमेटिक हिंट नहीं देगा, जो कि आपको 11th 12th में इन जनरल मिल जाती है। क्योंकि जैसे राउंड ऑफ वाले नंबर आते हैं, इसमें कई बार राउंड ऑफ वाले गलत हो जाते हैं और पॉइंट पॉइंट वाले आंसर सही होते हैं। मतलब आप कुछ नहीं कह सकते, हो सकता राउंड वाला सही हो सकता पॉइंट वाला सही हो। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, मतलब पहले हम लोग के टाइम में ऐसा होता था कि भैया राउंड में आ रहा है, पॉइंट पॉइंट में आ रहा है तो वो नहीं है आंसर, जो राउंड में आ रहा है वही है आंसर। ये वाला तुम लोग के में नहीं चला होगा ना, एमपी बोर्ड में चलता है, क्योंकि वो आंसर से क्वेश्चन बनाते हैं एक्चुअली में। समझ में आ रहा है? चलो, तो अब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं अपन। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक करके फिर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। 2 से 3 टेस्ट मैंने कल ही बोल दिया था, आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला। 5 मिनट क्या? चलो 10 मिनट में लगाता हूँ।